refractive index of a medium refractive index of a medium refractive index of a medium or substance refractive index of a medium or substance with respect to air is called absolute refractive index is called absolute refractive index. Refractive index of a medium or substance with respect to air. विद रिस्पेक्ट टू एयर का मतलब क्या है कि अगर किसी भी मीडियम में जब लाइट जो है वो एयर से किसी मीडियम में एंटर करती है, जैसे इससे पहले वाला जो मैंने डेफिनेशन बताई थी वो वैक्यूम के लिए बताई थी, अगर एयर से किसी मीडियम में लाइट एंटर करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे? आप ये देखो कि इधर लिख दीजिए एयर, यहाँ लिख दीजिए ईटा, और यहाँ लिख दीजिए ग्लास। तो मैं ये जानता हूं कि लाइट कहाँ से कहाँ एंटर कर रही है, एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ये जो एयर ईटा ग्लास ये जो लिखा हुआ है ना, हमने क्या बताया कि जिसमें एंटर करती है ना लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये ग्लास का है, लेकिन लाइट एंटर कहाँ से कर रही है? एयर से। तो हम इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में लाइट एंटर करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उसी मीडियम का होता है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट मीडियम एयर है तो इस वजह से इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना बोलकर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद इसके बाद एक क्वेश्चन नोट करेंगे, लाइट एंटर्स, एक क्वेश्चन नोट करेंगे। लाइट एंटर्स from air into a glass plate. Light enters from air into light enters from air into a glass plate having refractive index 1.50. Having refractive index, light enters from air into a glass plate having refractive index 1.50, having refractive index 1.50, full stop. What is the speed of light in glass? What is the speed of light in glass? What is the speed of light in glass? और यहाँ पर
एक चीज और दे रखी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, अगर लाइट जो है वो एयर से किसी भी ग्लास प्लेट में एंटर कर रही है तो हमारा फर्स्ट मीडियम एयर हो गया और सेकंड मीडियम ग्लास हो गया। अच्छा, इन्होंने बोला स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बोलो वो भी 3 × 10⁸ होता है, आप स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बोलो वो भी 3 × 10⁸ होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये चीज याद रखने वाली है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो दोनों सेम होती है। देखिए, वैक्यूम में ट्रैवल करना बहुत आसान है क्योंकि वैक्यूम के अंदर किसी भी तरीके के कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते। जैसे मान लीजिए नॉर्मल एटमॉस्फेयर है जिसमें बिल्कुल कोई हवा नहीं चल रही है, तो हम साइकिल चला सकते हैं बड़ी तेजी से, हम जितनी ताकत लगाएंगे उतना हमको रिटर्न भी मिलेगा। ठीक है, हम आराम से साइकिलिंग कर सकते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए हवा चल रही है और हवा भी जो है वो अपस्ट्रीम मोशन है, अपस्ट्रीम मोशन मतलब जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसके उल्टी जा रही है हवा, तो क्या होगा, तो हम ये कहेंगे कि हमें थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी साइकिलिंग करने के लिए, थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी क्योंकि हमारा जो रास्ता है उसको एयर जो है वो रोक रही है, एयर उसको रेसिस्ट कर रही है। ठीक है, इसके अलावा हम ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए हवा वगैरह हो ही ना, बिल्कुल ही खत्म कर दी जाए, सारी गैसेस खत्म कर दी जाए, तो वैक्यूम में ट्रैवल करना बड़ा आसान है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई एयर रेसिस्टेंस ही नहीं है। हम साइकिल चलाते हैं तो हवा लगती है ना चेहरे पर, हवा लगती है। ठीक, अच्छा, नहीं किसी किसी को नहीं भी लगती। ठीक, तो हवा लगती है चेहरे पर, तो हम ये कहते हैं कि इसका मतलब एटमॉस्फेयर में एयर तो है, वैक्यूम में वो एयर ही नहीं है हमारा रास्ता रोकने के लिए। तो मैं ये कहूंगा कि वैक्यूम में जो लाइट है, लाइट को ट्रेवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लाइट जितनी स्पीड से वैक्यूम में ट्रेवल करेगी उतनी ही स्पीड से एयर में भी करेगी ट्रेवल। ठीक है, तो लाइट को प्रॉब्लम नहीं होती। अब इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कहो या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कहो एक ही बात है। नोट करने हैं इसमें, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम speed of light in air is equal to speed of light in vacuum is equal to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, refractive index, light enters from air into a glass plate of refractive index 1.50। तो ईटा यहाँ लिख दीजिए एयर और यहाँ लिख दीजिए ग्लास, क्योंकि लाइट जो है वो एयर से ग्लास में एंटर कर रही है। इज इक्वल टू मैं ऐसे लिख दूंगा वी एयर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वी ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। इन्होंने बोला लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, यानी कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 गिवन है। ठीक है, और लाइट भी तो एयर से ग्लास में ही जा रही है तो मुझे ग्लास का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, तो आप यहाँ लिख दीजिए 1.50। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, ये रेशो होता है, यूनिटलेस होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर ये हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, अब आप देखिएगा इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, वी ग्लास को इधर ले जाओ, 1.50 को नीचे ला सकता हूं मैं, वी ग्लास
मल्टीप्लाइड बाई 1.50 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8। तो ये 1.50 अब यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। पर 1.50 लिखने की कोई ऐसी जरूरत नहीं होती, 1.5 लिख दो बस। 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 1.5, पॉइंट गया तो ऊपर एक जीरो आ गया, 15 टू ज़ा 30। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी हो गई, 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बताइए जी, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, सभी को क्लियर है? यस सर। बता दो, क्षितिज, दिशा, आशुतोष। यस सर। ठीक है। चलिए जी, अब आगे देखते हैं। नोट करके लिखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम the refractive index for the refractive index for light going from the refractive index for light going from medium 1 to medium 2 is equal to light going from medium 1 to medium 2, medium 1 to medium 2 is equal to the reciprocal of the refractive index is equal to the reciprocal of the refractive index for light going from medium 1 to medium 2 is equal to the reciprocal of the refractive index for light going from medium 2 to medium 1, or light going from medium 2 to medium 2 to medium 1। ठीक है। अच्छा, ये क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है, देखिएगा, इस चीज को अभी एक्सप्लेन करते हैं। हम ये कहेंगे फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम medium 1 for light going from medium 1 to medium 2, for light going from medium 1 to medium 2, 1 eta 2 is equal to v1 यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन v2 यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये हो गया। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। फिर नोट करें, फॉर
light going from medium 2 to medium 1, to eta 1 is equal to v2 upon v1। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, बल्कि एक काम करो, चलो ठीक है, ठीक है, अब आप लिखें मल्टीप्लाई बल्कि मैं अब ये कहूंगा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 1 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ईटा 2 इज इक्वल टू, वो सॉरी, मल्टीप्लाई बाई 2 ईटा 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई, वी वन अपॉन वी टू मल्टीप्लाइड बाई वी टू अपॉन वी वन। वी वन से वी वन कट गया, वी टू से वी टू कट गया, तो क्या बचा इधर 1। 1 ईटा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ईटा 1 इज इक्वल टू 1। इस 2 ईटा 1 को यहाँ डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं। 1 ईटा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ईटा 1। 1 ईटा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ईटा 1। ये हो गया, बताइए ये क्लियर है? हाँ, हम ये कहते हैं 1 ईटा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ईटा 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि वेन एवर लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम, it is the refractive index of such a case is reciprocal of refractive index when light enters from medium 2 to medium 1। तो ये जो नोट लिखवाया है ये यही चीज है, refractive index of light going from medium 1 to medium 2 is reciprocal of refractive index of light going from medium 2 to medium 1। ठीक है, तो 1 ईटा 2 है तो 2 ईटा 1 कैसे निकाला जा सकता है, उसका रेसिप्रोकल करके। मतलब एयर से ग्लास में जाने का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास है तो ग्लास से एयर में आने का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे मिल जाएगा रेसिप्रोकल करके। ठीक है, अब देखते हैं एक क्वेश्चन देखेंगे। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर if the refractive index of water for light going from air to water if the refractive index of water for light going from air to water be 1.33, be 1.33 comma, what will be the refractive index what will be the refractive index what will be the refractive index for light going from water to air? Going from water to air,
आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या दे रखा है और क्या पूछा जा रहा है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, जहां पर लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ऐसे निकाला जाएगा, ईटा ए ईटा डब्ल्यू, ए फॉर एयर डब्ल्यू फॉर वाटर। तो एयर से वाटर में जो लाइट जा रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.33। तो क्लियरली, हाँ, फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम, फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, ये हो जाएगा W ईटा ए, यानी कि वाटर ईटा एयर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए ईटा W, 1/1.33। पॉइंट गया तो ऊपर आ गया 100। 133 को 133 से 100 को डिवाइड करो, करके देखिए कितना आ रहा है। देखिए बेटा सभी बच्चे कितना आ रहा है, करके देखो इसको जरा। सर 0.75। 0.75। और बताइए बेटा कितना कितना आ रहा है सबका। कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो वैल्यू आई होगी, करो तो सही। 0 पॉइंट आगे नहीं हो रहा। ये 0.75 किसका आया था और बड़ी जल्दी आ गया। एक कैलकुलेटर लेकर बैठा है, कौन है, क्षितिज। इधर कर रहा हूं मैं इसको आगे। देखिए ये 100/133 है, तो 100 को 133 से डिवाइड कर दो। 133 के टेबल में 100 तो आएगा नहीं, तो जीरो आ गया, पॉइंट लगा दिया, ये हमने लगा दिया एक जीरो, तो 1000 हो गया। 133 7 आ जाएगा, आप 8 भी करोगे तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी। 7 कर दीजिए, 7 3 21, कितना 931। अच्छा 7 3 21, 7 3 21 और 2 कितना हो गया 23। तो 2 कैरी 7 1 तो 7 और 2 9। अब ये कितना आ गया, हाँ 7 6 9। इसके आगे एक जीरो और लगाओ,
और 133, अगर 5 जा करूंगा 5 3 जा 15, 1 कैरी 5 3 जा 15 और 1 16, 1 कैरी 5 1 जा 5 और 1 6, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 16, 1 कैरी 5 1 जा 5 और 1 6 6 6 5। ऐसे ये चलता जाएगा, 0.75 पर रुक जाइए, बस बहुत है। तो इसमें डिवाइड करने में मुश्किल क्या था? प्रणव करा क्यों नहीं अभी तक डिवीजन? क्यों कर रहे थे? 1 1 कहाँ पर है? तो पॉइंट उड़ाया है तो 0 आया है। अच्छा तो फिर 1 1 3 3 से कर रहे थे? दिखाना जरा, देखो जरा 1 1 3 3 अभी बता दो। झूठ बोल रहा है, दिखाओ। और लिखा है बस, सॉल्व करा ही नहीं है, लिखा है बस। बस टीचर की कमियां पकड़ लो कि वो पॉइंट आपका ऐसे लग रहा था जैसे 1 लिखा हुआ हो। बताइए, सबको समझ में आ गया? यस सर। चलिए जी, तो ये वैल्यू आ गई 0.75। हाँ वो तुमसे भी 4 कदम आगे है। चलिए जी, अगला देखिए क्वेश्चन। द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, इधर लिख रहा हूं, the refractive indices of kerosene, turpentine and water, the refractive indices of kerosene, turpentine the refractive indices of kerosene, turpentine and water are 1.44, 1.47, are 1.44, 1.47 and 1.33 respectively. 1.33 respectively. Full stop. In which of these materials does light travel fastest? In which of these materials does light travel in which of these materials does light travel fastest? क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा कैसे करेंगे इसको। इनमें से किस मटेरियल में लाइट जो है वो फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी? फास्टेस्ट कैसे ट्रेवल करेगी लाइट? देखिए, मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं कोई भी एक फॉर्मूला देख रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए, इसमें दिया है द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। जो इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स के प्लूरल फॉर्म को ही हम इंडिसेस बोल देते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर आर 1.44, 1.47 एंड 1.33 रिस्पेक्टिवली। कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस होते हैं वो 1.44, 1.33 और 1.47 ये होते हैं। ठीक है, अब आप ये देखो कि यहाँ पर इन्होंने ये तो बताया नहीं कि लाइट कहाँ से कहाँ एंटर कर रही है। तो जब भी कभी ये नहीं बताया जाता तो हम ये मानकर चलते हैं कि लाइट एयर से ही एंटर कर रही होगी इसके अंदर, बाय डिफॉल्ट ये मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने दिया था रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ कैरोसिन, कैरोसिन का 1.44 है, तो मैं ये कहूंगा कि ईटा एयर और यहाँ पर लिख दो कैरोसिन, ये कितना है? 1.44। ठीक है, अब इसको मैं क्या बोलूंगा, ये हो जाएगा वी एयर अपॉन वी कैरोसिन। ठीक है, तो वी के कितना हो गया? वी ए अपॉन 1.44। ये समझ में आता है कि नहीं भाई? वी के इधर चला गया, 1.44 इधर आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन कैरोसिन क्या हो गई? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन 1.44। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1।
फिर मैं कहूंगा एयर से लाइट, एक दूसरा सॉल्यूशन होता है उसको टर्पेंटाइन बोलते हैं। टर्पेंटाइन किसी भी वुड का जो मतलब फर्नीचर वगैरह होता है उस पर पॉलिश करने से पहले उसकी उस पर एक ना प्राइमर लगाया जाता है। वो जो प्राइमर है उसी को हम टर्पेंटाइन बोल देते हैं, टर्पेंटाइन सॉल्यूशन। उससे क्या है, जो पेंट है वो काफी लंबा टिका रहता है, उस पर चिपका रहता है, छूटता नहीं है पेंट आसानी से। तो एयर से अगर लाइट जाएगी टर्पेंटाइन में तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है, 1.47। और ये कितना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन टर्पेंटाइन। यहां से ये vt इधर आ जाएगा और 1.47 को इधर ले आओ, तो vt इज इक्वल टू va अपॉन 1.47। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद इन्होंने दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। तो वाटर का दे रखा है 1.33, तो ए ईटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1.33। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। अब ये इधर आ गया और 1.33 इधर चला गया, तो वी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी ए अपॉन 1.33। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहां से मैं ये समझता हूं कि तीनों ही केसेस में वी ए अपॉन 1.44, वी ए अपॉन 1.47, वी ए अपॉन 1.33। तो जब भी कभी न्यूमरेटर सेम होता है, तो कोई भी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो वैल्यू बड़ी मानी जाती है, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उस वो वैल्यू छोटी मानी जाती है। कैसे, आप ये देखो, मैं तीन वैल्यूज लेता हूँ। 1/2, इसकी वैल्यू होती है बेटा 0.500। मैं लेता हूँ 1/4, इसकी वैल्यू होती है 0.250। और मैं लेता हूँ 1/8, इसकी वैल्यू होती है 0.125। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, न्यूमरेटर सेम है तीनों का, 1 1 1, जैसे यहाँ तीनों में न्यूमरेटर सेम है, वी ए। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई, 0.500। सबसे बड़ी वैल्यू वो हो गई जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा। समझ रहे हैं भाई, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर तो सेम कर दिया ना, 1 1 1। डिनोमिनेटर एक में 2 है, एक में 4 है, एक में 8 है। तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा 0.500 सबसे बड़ी वैल्यू, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो सबसे छोटी वैल्यू। समझ गए, इसी को बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन, समझ गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चीज यही होती है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं समझ रहे हैं कि नहीं, समझ लो बेटा, क्लियर है इतना। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा। अब आगे देखते हैं कि तो फिर इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा, ये सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे, इन्होंने क्या बोला, इन विच ऑफ दीज मटेरियल्स डज लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, वी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी ए अपॉन 1.33 is the lowest, sorry, is the highest of all the three values। highest क्यों है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, all the three values, so light travels fastest in water। लाइट सबसे ज्यादा फास्ट किसमें जाएगी, फिर वाटर में ट्रेवल करेगी। उसके बाद आप नेक्स्ट नोट करेंगे, हेडिंग डालेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज।
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। इसमें नोट करिएगा, a lens is a piece of transparent glass a lens is a piece of transparent glass. A lens is a piece of transparent glass bound by two spherical surfaces. Bound by two spherical surfaces. Bound by two spherical surfaces. Full stop. There are two types of lenses. There are two types of lenses. There are two types of lenses. Convex lens and concave lens. Convex lens and concave lens. Convex lens and concave lens. अब नोट करें, a convex lens is thick at the center but thinner at the edges. A convex lens is thick at the center but thinner at the edges. Thinner at the edges. Second लिखेंगे, a concave lens is thin in the middle but thicker at the edges. But thicker at the edges. डायग्राम बना लीजिए. ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस. और ये हो गया कॉनकेव लेंस. कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, ये दो तरीके के लेंसेज हो गए. उसके बाद देखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्वेक्स लेंस क्यों कहा जाता है और कॉनकेव लेंस को कॉनकेव लेंस क्यों कहा जाता है. इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना हो. जैसे हम ये वाला लेंस, अरे इसको ना थोड़ा साफ किया करो, इसको ना थोड़ा गंदगी दिखाई देती है मेरे को. तुम्हें दिखाई दे जाता है आर पार? थोड़ा इसको साफ रखा करो. अच्छा, थोड़ा मुझे धुंधला सा दिखाई दे रहा है. मुझे प्रॉब्लम हो रही है कुछ, पता नहीं. चलिए, ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है, हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया. ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स यूज करा जाता है, मायोपिया में कॉनकेव यूज करा जाता है. उसको पढ़ेंगे आराम से. पहले ये देखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस जो है, हाँ
चलो ठीक है, तुम्हें ये तो पता होगा ना कि दूर का देखने में प्रॉब्लम होती है या पास का? दूर का देखने में, चलिए, जो दूर का देखने में जिसको प्रॉब्लम होती है ना, मतलब पास का देखना में कोई दिक्कत नहीं है, उसको बोलते हैं मायोपिया, उसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। मतलब पास का तो मुझे अच्छा दिख रहा है, लेकिन दूर के देखने में प्रॉब्लम हो रही है। जिसको पास वाला देखने में प्रॉब्लम होती है उसको हम बोल देते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, कि दूर का तो दिख रहा है लेकिन पास वाला ठीक से नहीं दिख रहा, उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो तुम्हें मायोपिया है। और ज्यादातर जो कम एज वाले जो होते हैं लोग, उनको मायोपिया ही होता है। ज्यादा एज वाले जो होते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा घर में दादाजी या दादी जी हो, तो वो किसी भी चीज को ना बड़ा नजदीक लाकर ऐसे पढ़ते हैं, है ना? हाँ, उनका चश्मा ऐसे होता है। तो वही चीज है कि उनको पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो इसलिए उनको पास वाली चीज को दिक्कत, वो व्हाइट बोर्ड पर थोड़ी देख रहे हैं, वो कोई दूर की चीज थोड़ी पढ़ रहे हैं। उनको तो ये है ना कि कोई नजदीक की चीज, कोई मैगजीन हो, कोई न्यूज़पेपर हो, वो पढ़ते हैं। तो उनको उसमें प्रॉब्लम होती है। तो दूर का देखने में उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक, तो जो कम एज वाले लोग होते हैं उनको मायोपिया होता है, ज्यादा एज वालों को हाइपरमेट्रोपिया होता है। और कई बार ऐसा होता है कि कम एज में भी ये दोनों प्रॉब्लम हो जाती है, तब बाईफोकल लेंस लगाना पड़ता है। ठीक है, चलिए जी। अब जरा देखते हैं कि जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है और कॉनकेव लेंस है, तो कॉन्वेक्स को कॉन्वेक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें हमने क्या करा, जैसे मिरर के केस में करते थे, तो मिरर के केस में क्या होता था, मैं इस तरफ करके बता रहा हूँ ये चीज। मिरर के केस में क्या होता था कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक कोई बड़ा सा ग्लास का स्फीयर है, उसमें से मैंने यहाँ से काट कर एक कांच का टुकड़ा निकाल लिया बाहर, है ना? तो कांच का टुकड़ा ऐसे निकाला, और फिर अगर पीछे से इसको पॉलिश कर दिया, तो सरफेस कौन सी है जिस पर लाइट स्ट्राइक करेगी? कॉनकेव। तो इस वजह से हम इसको कॉनकेव मिरर कह देते थे। अब हमने क्या करा कि एक टुकड़ा यहाँ से काट कर निकाला और एक टुकड़ा बिल्कुल ऐसा ही यहाँ से काट कर निकाला, और इस वाले टुकड़े को लाकर आमने सामने ऐसे चिपका दिया। ठीक है, तो अब सरफेस कौन सी है जहां पर लाइट स्ट्राइक करेगी? आइदर दिस सरफेस और दैट सरफेस। तो ये जो सरफेसेस हैं जिन पर वो डायरेक्टली स्ट्राइक करेगा, वो सरफेस कौन सी हो गई? उभरी हुई सरफेस। तो उभरी हुई सरफेस यानी कि बल्जिंग आउट सरफेस को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स सरफेस। तो दैट्स वाई ये वाला जो मिरर है, ये वाला मिरर कहलाएगा, लेंस जो है, ये वाला लेंस कहलाएगा कॉन्वेक्स लेंस। वहीं दूसरी तरफ हम क्या करते हैं कि यही वाला टुकड़ा है, इसको पलट कर ऐसे रख दो। हाँ हाँ, इसको ऐसे लगा दिया, और जो ये वाला है, इसको पलट कर ऐसे बैक टू बैक अब इनको चिपका दीजिए ऐसे। तो ये कर दिया। ये करने पर क्या होगा कि ये ओपन एरिया रह जाएगा। तो इसको एक ग्लास स्लाइड से ऐसे और इसको एक ग्लास स्लाइड से ऐसे ज्वाइन कर दिया जाए। तो अब जिस सरफेस पर लाइट स्ट्राइक कर सकती है, आइदर फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम दैट साइड, ठीक है, क्योंकि कहीं पर अब यहाँ पर पॉलिश सरफेस नहीं है, तो लाइट आप यहाँ से भी स्ट्राइक करवा सकते हो, यहाँ से भी इंसिडेंट करवा सकते हो, कहीं से भी। तो दोनों ही सरफेसेस कौन सी हो गई? कॉनकेव। तो ये हो गया कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। ठीक है, इतना कर लीजिए, बाकी कल करवाता हूँ। ठीक है, कल आपका वही टाइम रहेगा 3:30 वाले। मैं आज के लिए करा था बस।